इस विस्तृत विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भौतिक विज्ञान का एक ऐसा अध्याय है जिसने असल में हमारी पूरी आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। हाँ, हमारे स्रोत सामग्री में आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत और उनके इतिहास के नोट शामिल हैं। और इस चर्चा का मुख्य मिशन यही है कि हम विज्ञान के इन जटिल दिखने वाले सिद्धांतों को बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत ही विस्तार से समझें। सही कहा, ताकि विज्ञान की पृष्ठभूमि के बिना भी हर कोई इसे समझ सके। एकदम सही। मतलब सोचकर देखिए, हमारे चारों ओर अदृश्य तरंगों का एक जाल बिछा हुआ है और यही अदृश्य तरंगें हमारे मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट और पूरी आधुनिक तकनीक को चला रही हैं। ये सच में अद्भुत है। और जब इन अदृश्य तरंगों की बात होती है तो ये केवल तकनीक का मुद्दा नहीं रह जाता, ये हमारी वास्तविकता को समझने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं भौतिकी के उस सबसे बड़े सवाल से जो एम्पियर के नियम से जुड़ा था, मतलब विस्थापन धारा, या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। हाँ, ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही रोचक मोड़ था। अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो एक कैपेसिटर या संधारित्र का उदाहरण लेते हैं। जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उसके दो प्लेटों के बीच में तो कोई तार नहीं होता है ना। ये फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। हाँ, कोई कनेक्शन नहीं होता। फिर भी उन प्लेटों के बीच के खाली स्पेस में एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। बिना किसी करंट के ये कैसे हो रहा था? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसे बस एक अपवाद मानकर छोड़ा नहीं। उन्होंने देखा कि एम्पियर के नियम में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कमी है। मतलब क्लासिकल फिजिक्स वहां फेल हो रही थी। बिल्कुल। मैक्सवेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये महसूस किया कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच भले ही कोई करंट नहीं बह रहा हो, लेकिन चार्ज होने के दौरान वहां मौजूद जो विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो समय के साथ लगातार बदल रहा है। और यही वो सबसे बड़ी खोज थी। हाँ, उन्होंने सिद्ध किया कि केवल बहने वाला करंट ही नहीं, बल्कि समय के साथ बदलने वाला विद्युत क्षेत्र भी अपने आप में एक करंट की तरह व्यवहार करता है और वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकता है। इसी को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा नाम दिया। ये सच में प्रकृति की समरूपता को दिखाता है। माइकल फैराडे ने पहले ही बता दिया था कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, और मैक्सवेल ने उसका उल्टा साबित कर दिया। हाँ, कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। मतलब ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को जन्म दे सकते हैं। एकदम सटीक है। और यहीं से असल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जन्म होता है, मतलब सैद्धांतिक रूप से। तो अगर हम इसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, या एक रस्सी को तेजी से ऊपर नीचे हिलाने पर उसमें तरंगे बनती हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं? इसके लिए हमें त्वरित आवेशों यानी एक्सेलरेटेड चार्जेस की जरूरत होती है। जब कोई चार्ज अपनी जगह पर स्थिर रहता है तो वो केवल एक रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसमें कोई लहर नहीं होती। बिल्कुल। और जब वो एक ही स्पीड से चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन जब एक चार्ज त्वरित होता है या दोलन करता है, मतलब बहुत तेजी से आगे पीछे वाइब्रेट करता है, जैसे किसी एंटीना में इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते हैं। सही कहा। तो वो दोलन करता हुआ चार्ज एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैक्सवेल के नियम के अनुसार वो तुरंत एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वापस एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हाँ, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाते रहते हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इनकी संरचना भी बहुत खास होती है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर एक ऊपर नीचे लहर रहा है तो दूसरा दाएं बाएं लहर रहा होगा। बिल्कुल। और ये दोनों उस दिशा के भी लंबवत होते हैं जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है। ये विजुअलाइज करने में बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन एक और रहस्य था जो इन तरंगों की गति से जुड़ा था। प्रकाश की गति का रहस्य। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इन तरंगों की गति निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति के बराबर होती है। इसका एक सूत्र भी है, C = 1/√μ0 ε0। बिल्कुल,
यही सूत्र, अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो ये क्या है? देखिए, जब मैक्सवेल ने केवल वैक्यूम के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक गुणों को गणितीय रूप से एक साथ रखा, तो जो नंबर निकल कर आया वो था लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की गति है। हाँ, और इससे तत्कालीन विज्ञान की दुनिया हिल गई, क्योंकि मैक्सवेल ने गणित से साबित कर दिया कि जो प्रकाश है, जो रोशनी हम देखते हैं, वो असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। लेकिन ये सब तो गणित की बात थी, असल में इसे साबित कैसे किया गया? इसके ऐतिहासिक सफर की बात करें तो मैक्सवेल ने तो केवल इसकी भविष्यवाणी की थी। उनकी मृत्यु के बाद 1887 के आसपास हेनरिक हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में प्रयोगों द्वारा इसे साबित किया। हर्ट्ज ने स्पार्क गैप ऑसिलेटर से पहली बार इन्हें बनाया था। सही, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। कलकत्ता में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस का। हाँ, हमारे नोट्स में जेसी बोस के योगदान का बहुत ही प्रमुखता से उल्लेख है। हर्ट्ज लंबी तरंगों पर काम कर रहे थे, लेकिन बोस ने 25 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक की बहुत ही छोटी तरंगों को उत्पन्न करने और उन्हें पकड़ने में सफलता पाई, जो कि आज के समय की तकनीक का आधार है। बिल्कुल। आज जो हम मिलीमीटर वेव्स या 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसका पहला सफल प्रयोग जेसी बोस ने ही किया था। और लगभग उसी समय इटली में मार्कोनी भी काम कर रहे थे। मार्कोनी ने इन तरंगों को कई किलोमीटर दूर तक भेजकर संचार क्रांति की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने दिखाया कि हम बिना तार के भी जानकारी भेज सकते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम संचार या रेडियो की बात करते हैं तो हम पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बस एक हिस्से की बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये स्पेक्ट्रम बहुत विशाल है। स्रोत सामग्री के अनुसार रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक सब कुछ एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि ये सारी तरंगें बिल्कुल एक जैसी हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इनकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। वेवलेंथ का मतलब है कि एक लहर से दूसरी लहर के बीच की दूरी कितनी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी लहरें किसी बिंदु से गुजर रही हैं। मतलब अगर वेवलेंथ लंबी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी? बिल्कुल। चलिए स्पेक्ट्रम को शुरुआत से देखते हैं। सबसे लंबी होती है रेडियो तरंगे। हाँ, जिनका इस्तेमाल संचार के लिए टीवी और सेल्यूलर फोन में होता है। क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक, इसलिए ये इमारतों या पहाड़ों जैसी बाधाओं को आसानी से पार कर लेती हैं। इसके बाद आती हैं सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स। इनका उपयोग रडार में बहुत होता है, लेकिन इसका सबसे मजेदार उदाहरण हमारे घरों की रसोई में है। माइक्रोवेव ओवन। हाँ, माइक्रोवेव ओवन। इसमें बहुत ही कमाल का विज्ञान काम करता है। होता क्या है कि पानी के अणु एक तरह के डाइपोल होते हैं, मतलब उनका एक सिरा थोड़ा पॉजिटिव और दूसरा थोड़ा नेगेटिव होता है। तो जब माइक्रोवेव ओवन चालू होता है तो ओवन से निकलने वाली तरंगों की फ्रीक्वेंसी पानी के अणुओं की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। वो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पानी के अणुओं को एक सेकंड में अरबों बार अपनी दिशा बदलने पर मजबूर करता है। मतलब अणु बहुत तेजी से घूमने और टकराने लगते हैं। बिल्कुल। और इस तेज घर्षण से गर्मी पैदा होती है और हमारा खाना अंदर से गर्म हो जाता है। ये अनुनाद या रेजोनेंस का कितना शानदार और रोजमर्रा का उदाहरण है। माइक्रोवेव्स के बाद स्पेक्ट्रम में आगे आती हैं अवरक्त तरंगे, जिन्हें हम इंफ्रारेड वेव्स या ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं। हाँ, हम गर्मी के रूप में जो भी महसूस करते हैं वो इंफ्रारेड ही तो है। सही कहा। टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है। आप हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। सूर्य से आने वाली रोशनी जब पृथ्वी को गर्म करती है तो पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में इंफ्रारेड तरंगे छोड़ती है। लेकिन हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, वे इन इंफ्रारेड तरंगों को सोख लेती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं। अगर ऐसा न हो तो पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। तो इंफ्रारेड के बाद स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा आता है जो हम सभी के लिए सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। ये एक लौता हिस्सा है जिसे हमारी इंसान की आंखें देख सकती हैं। और ये भी एक बहुत ही गहरा सवाल है कि हम सिर्फ इसी हिस्से को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखों का विकास सूर्य की रोशनी के हिसाब से हुआ है। सूर्य सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी दृश्य प्रकाश के रूप में छोड़ता है। मतलब हमारे जीव विज्ञान ने उस चीज को देखने के लिए खुद को ढाल लिया
जो हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा मौजूद थी। बिल्कुल, प्रकृति बहुत स्मार्ट है। दृश्य प्रकाश से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आती हैं पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें। सूर्य इनका मुख्य स्रोत है और हम सब जानते हैं कि ओजोन परत हमें इनसे कैसे बचाती है। हाँ, क्योंकि यूवी किरणों में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए वेल्डिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो खास तरह का चश्मा पहनते हैं ताकि उनकी आंखों को यूवी किरणों से बचाया जा सके। सही कहा। लेकिन इसके सकारात्मक उपयोग भी है। जैसे पानी साफ करने वाले वाटर प्यूरिफायर में यूवी लैंप का उपयोग होता है जो बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता है। और आंखों की लैसिक सर्जरी में भी इन्हीं यूवी किरणों का इस्तेमाल बहुत सटीकता से किया जाता है। अब हम स्पेक्ट्रम के सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले हिस्से पर आते हैं, एक्स किरणें और गामा किरणें। इनकी ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये हमारे शरीर के आर पार निकल सकती हैं। एक्सरे का इस्तेमाल तो हड्डियों की तस्वीर लेने के लिए मेडिकल इमेजिंग में होता ही है, क्योंकि हड्डियां घनी होती हैं और एक्सरे को रोक लेती हैं। और गामा किरणें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं ना। हाँ, रेडिएशन थेरेपी में गामा किरणें कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? ये कि एक्स किरणें और गामा किरणें जीवित ऊतकों यानी लिविंग टिश्यूज को नष्ट कर सकती हैं। ये किरणें बहुत खतरनाक भी हैं। मतलब इनका अत्यधिक उपयोग जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये ऊर्जा जीवन रक्षक है जो कैंसर का इलाज कर रही है, और दूसरी तरफ ये अत्यधिक घातक भी हो सकती है। हमें इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सभी असल में इन अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक अथाह समुद्र में तैर रहे हैं। एकदम सही। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। टीवी देखने से लेकर माइक्रोवेव में खाना गर्म करने तक, और सर्दियों में धूप की गर्मी सेकने से लेकर अस्पताल के एक्सरे रूम तक, सब कुछ इन्हीं तरंगों का खेल है। ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं क्षेत्रों की परस्पर क्रियाओं से भरा हुआ है। अब अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। हमने चर्चा की कि इंसान केवल दृश्य प्रकाश ही देख सकता है। हाँ, विजिबल लाइट। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर इंसान की आंखों का विकास कुछ इस तरह हुआ होता कि हम वाईफाई के सिग्नल्स, रेडियो तरंगों या इंफ्रारेड तरंगों को भी देख पाते, तो क्या होता? हाँ, ये सोचना ही दिमाग को चकरा देने वाला है ना? हमारे आसपास की दुनिया का नजारा कितना अलग होता, कितना रंगीन होता। लेकिन शायद बहुत ही अराजक या क्योटिक भी होता। बिल्कुल खाली स्पेस खाली नहीं दिखता। हाँ, आसमान केवल नीला नहीं बल्कि संचार के अनगिनत सिग्नल से भरा हुआ दिखाई देता। हर फोन कॉल, हर वाईफाई राउटर से रंगीन लेजर जैसी किरणें निकलती हुई दिखाई देती। शायद वो दृश्य इतना ज्यादा शोर शराबे वाला होता कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो शायद प्रकृति ने दृश्य प्रकाश तक हमारी आंखों को सीमित करके हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। हम कह सकते हैं कि हमारी जैविक सीमाएं हमें इस असीमित सूचना के समुद्र में शांत रखती हैं। बहुत खूब। इस विचार पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। विज्ञान के इन स्रोतों की गहराई में जाकर नई बातें सीखने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।